हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अपचयापचय अभिक्रियाओं का संतुलन के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे संतुलित किया जाता है, कैसे बैलेंस किया जाता है, उसके बारे में। अपचयापचय अभिक्रियाओं का संतुलन। अपचयापचय अभिक्रियाओं के संतुलन के लिए दो विधियों का प्रयोग होता है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो विधियों का प्रयोग होता है। इनमें से एक विधि अपचायक की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन पर आधारित है। ठीक है, इनमें से एक विधि जो है वह अपचायक की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन पर आधारित है, जबकि दूसरी विधि जो है वह रिडॉक्स रिएक्शन को दो भागों में विभक्त किया जाता है। दूसरी विधि में अपचयापचय अभिक्रिया को दो भागों में विभक्त किया जाता है, एक में ऑक्सीकरण तथा दूसरे में अपचयन। दोनों ही विधियों का प्रचलन है। ठीक है, दोनों ही विधियों का प्रचलन है तथा व्यक्ति विशेष अपने इच्छानुसार इसका प्रयोग करता है। वह चाहे ऑक्सीकरण संख्या विधि से अभिक्रिया को संतुलित करे या फिर वह रिडॉक्स रिएक्शन को दो भागों में डिवाइड करके ऑक्सीकरण अपचयन के रूप में अभिक्रिया को संतुलित करे, यह उसके इच्छा पर आधारित है। तो आइए इन दोनों विधियों को समझा जाए। पहला है आपका ऑक्सीकरण संख्या विधि के बारे में, किस तरह से इसमें अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीकरण संख्या विधि अन्य अभिक्रियाओं की भांति ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के लिए भी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा बनने वाले उत्पादों के सूत्र ज्ञात होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं, बनने वाले जो उत्पाद हैं, उनका सूत्र ज्ञात होना चाहिए। इन पदों द्वारा ऑक्सीकरण संख्या विधि को हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इन पदों के द्वारा ऑक्सीकरण संख्या विधि को हम प्रदर्शित करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, पद 1 में सभी अभिकारक और उत्पाद का सही सूत्र लिखिए। ठीक है, पहले स्टेप में सभी अभिकारक और उत्पाद का सही सूत्र लिखा जाता है। उसके बाद पद 2 अभिक्रिया के सभी तत्वों के परमाणुओं को लिखकर उन परमाणुओं को पहचानिए जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो दूसरे स्टेप में अभिक्रिया के सभी तत्व के परमाणुओं को लिखकर उनकी ऑक्सीकरण संख्या उनके ऊपर लिख देना है। ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद आपको उन तत्वों को, उन परमाणुओं को पहचानना है जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। यह स्टेप 2 है। पद 3 प्रत्येक परमाणु तथा पूरे अणु आयन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी की गणना कीजिए। ठीक है, प्रत्येक परमाणु तथा पूरे अणु आयन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी की गणना कीजिए। यदि इनमें समानता न हो, ठीक है, यदि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और कमी की समानता न हो तो उपयुक्त संख्या से गुणा कीजिए ताकि ये समान हो जाए। ठीक है, तो यदि जो है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और कमी बराबर न हो तो इसको बराबर करने के लिए आपको उपयुक्त संख्या से गुणा करना होगा ताकि ये समान हो जाए। यदि आपको लगे कि दो पदार्थ अपचयित हो रहे हैं तथा दूसरा कोई ऑक्सीकृत नहीं हो रहा है या विलोमतः हो रहा है तो समझिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। या तो अभिकारक या उत्पादों के सूत्र में त्रुटि है या ऑक्सीकरण संख्या ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, तो यदि आपको लगे कि दो पदार्थ अपचयित हो रहे हैं तथा दूसरा कोई ऑक्सीकृत नहीं हो रहा है या इसका उल्टा हो रहा है तो समझिए कि कहीं न कहीं कुछ गलत हुआ है। या तो अभिकारक या उत्पाद के सूत्र में कहीं गलती हुई है या ऑक्सीकरण संख्या ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, अगला स्टेप जो पद 4 होता है, यह भी निश्चित कर लें कि यदि अभिक्रिया जलीय माध्यम में हो रही हो। ठीक है, पद 4 में यह भी निश्चित कर लें कि यदि अभिक्रिया जो है जलीय माध्यम में हो रही है तो H+ या OH- आयन उपयुक्त स्थान पर जोड़िए ताकि अभिकारकों तथा उत्पादों का कुल आवेश बराबर हो जाए। ठीक है, तो यदि अभिक्रिया जलीय माध्यम में हो रही है तो आपको H+ या OH- आयन उपयुक्त स्थान पर जोड़ना है
ताकि अभिकारक और उत्पाद का कुल आवेश बराबर हो जाए। यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में संपन्न हो रही है, ठीक है, यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में संपन्न हो रही है तो H+ आयन का उपयोग कीजिए। ठीक है, यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में संपन्न हो रही है तो H+ आयन का उपयोग कीजिए। यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही हो तो OH- आयन का उपयोग कीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जलीय माध्यम में अभिक्रिया होने पर H+ या OH- आयन उपयुक्त स्थान पर जोड़ना है ताकि अभिकारक और उत्पाद का कुल आवेश बराबर हो। यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में संपन्न हो रही हो तो H+ आयन का उपयोग करना है, और यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो तो OH- आयन का उपयोग करना है। ठीक है, यह स्टेप 4 है। अब आते हैं स्टेप 5 पे। अभिकारकों या उत्पादों में जल अणु जोड़कर, अभिकारकों या उत्पादों में जल अणु जोड़कर व्यंजक से दोनों ओर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या एक समान बनाइए। ठीक है, अभिकारक या उत्पाद में जल अणु को जोड़कर व्यंजक से दोनों ओर जो है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या एक समान बनाइए। जब ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या की भी जांच कीजिए। ठीक है, अभिकारक या उत्पादों में जल अणु जोड़कर व्यंजक से दोनों ओर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या एक समान बनाइए। उसके बाद जो है ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या की भी जांच कीजिए। यदि अभिकारक तथा उत्पादों में अर्थात दोनों ओर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या एक समान है तो समीकरण संतुलित रिडॉक्स प्रक्रिया दर्शाता है। आइए हम कुछ उदाहरण के सहायता से इन पदों को समझें जो 5 पद आप पढ़े हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है जिसमें आप देख रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 K2Cr2O7 की सोडियम सल्फाइड Na2SO3 से अम्लीय माध्यम में, ठीक है, अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है तो अम्लीय माध्यम में आप जो है H+ आयन का उपयोग करेंगे। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 K2Cr2O7 की सोडियम सल्फाइड Na2SO3 से अम्लीय माध्यम में क्रोमियम थर्ड आयन तथा सल्फेट आयन देने वाली नेट आयनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो पहले जिस प्रश्न के अनुसार पर, प्रश्न के आधार पर हम अभिक्रिया का ढांचा समीकरण लिखेंगे। तो पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, ठीक है, कि सोडियम सल्फाइड Na2SO3 से अम्लीय माध्यम में क्रोमियम थर्ड आयन और सल्फेट आयन देने वाली नेट आयनिक अभिक्रिया लिखना है। तो क्रोमियम थर्ड आयन ये हो गया आपका, और सल्फेट आयन, क्रोमियम थर्ड आयन मतलब Cr पे 3+ एक्वस और सल्फेट आयन SO पे 2- एक्वस। ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट टूट जाएगा 2K+ Cr2O7 2- में, तो यह हो गया आपका Cr2O7 2- और Na2SO3 जो है यह भी टूट जाता है 2Na+ और SO3 2- में, यह हो जाएगा SO3 2- में। तो अभिक्रिया का ढांचा समीकरण जो होगा पहले वह यह होगा कि Cr2O7 2- एक्वस प्लस SO3 2- एक्वस एरो Cr3+ एक्वस प्लस SO4 2- एक्वस। ठीक है, अब जो है इस अभिक्रिया में हम जो है ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है लिखेंगे। क्रोमियम और सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या लिखिए। तो देखिए यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे +6 है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे +4 होगी। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी, ठीक है, +3 होगी। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो +6 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या देख रहे हैं, क्रोमियम +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर +4 से +6 में बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या क्रोमियम की घट रही है जबकि सल्फर की बढ़ रही है। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या घट रही है अर्थात क्रोमियम का अपचयन हो रहा है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है अर्थात सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। यह इस बात का सूचक है कि डाइक्रोमेट आयन जो है ऑक्सीकारक का काम कर रहा है और सल्फाइड आयन अपचायक का काम कर रहा है। डाइक्रोमेट आयन जो है इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अर्थात यह ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। सल्फर का यहाँ पे जो है
ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। अतः यह सल्फाइड जो है वह अपचायक का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि डाइक्रोमेट आयन जो है वो ऑक्सीकारक तथा सल्फाइड आयन जो है अपचायक है। अब जो है ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि और कमी की गणना कीजिए तथा इसे एक समान बनाइए, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी और वृद्धि को अगर देखा जाए तो पद 2 में, ठीक है, जो स्टेप सेकंड है, पद 2 से हम देख सकते हैं कि क्रोमियम और सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है। क्रोमियम +6 से +3 हुआ है, सल्फर +4 से +6 हुआ है। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 से +3 में परिवर्तित हुई है। अब क्रिया में दाईं ओर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या में 3 की कमी आई है, ठीक है। दाहिने तरफ +6 से +3 हुई है, अर्थात दाएं तरफ जो है +3 की कमी आई है। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 से +6 में परिवर्तित हो जाती है। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 से +6 में परिवर्तित हुई है। दाईं ओर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में +2 की वृद्धि हुई है। दाईं ओर जो है सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई है, +2 की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब जो है वृद्धि और कमी को एक समान बनाने के लिए दाईं ओर क्रोमियम आयन के सम्मुख 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, और सल्फेट आयन के सम्मुख 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो उल्टा गुणा कर दिए हम, ठीक है। सल्फेट आयन में 3 का गुणा करेंगे जो कि क्रोमियम का डिफरेंस है, और सल्फर आयन के सामने 2 का गुणा करेंगे जो कि, ठीक है। तो क्रोमियम में +6 से +3 हो रहा है और सल्फर में +4 से +6 हो रहा है, तो 2 का चेंज हो रहा है। तो 2 का चेंज का गुणा जो है क्रोमियम के सामने करेंगे, और क्रोमियम जो +6 से +3 हो रहा है अर्थात 3 का चेंज हो रहा है, तो 3 का चेंज का गुणा हम सल्फेट के सामने करेंगे, ठीक है। तो अब क्रिया में दाईं ओर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या में +3 की कमी आई है। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 से +6 में परिवर्तित होती है। दाईं ओर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में +2 वृद्धि हुई है। वृद्धि और कमी को एक समान बनाने के लिए दाईं ओर क्रोमियम आयन के सम्मुख संख्या 2 लिखिए। क्रोमियम आयन के सम्मुख संख्या 2 लिखना है और सल्फेट आयन के सम्मुख संख्या 3 लिखना है। अब समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या संतुलित कीजिए। तो जब आप नंबर यूज कर लेंगे तो देखें Cr2O7 +6 = 3SO3 2 - +4 और 2Cr 3 +3 और 3SO4 2 - +6। अब आप देखें यहाँ SO3 माइनस जो 2 जो है इसके सामने 3 आप लिख दिए, Cr 3+ जो है इसके सामने 2 लिख दीजिए, और SO4 2 - है उसके सामने आपने 3 लिख दिया, ठीक है। अब आपको परमाणुओं की संख्या संतुलित करना है। यहाँ पर 2 क्रोमियम है, इधर भी 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन है, ठीक है, 7 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3 सल्फर और ऑक्सीजन 7 है, इधर भी 3 × 9 16 ऑक्सीजन है, इधर भी 16 ऑक्सीजन होने चाहिए, तो 3 × 4 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी 16 ऑक्सीजन करना है। तो इसके लिए देखें कैसे होगा। इसके लिए आप H2O का उपयोग करेंगे, क्योंकि यह अब क्रिया अम्लीय माध्यम में संपन्न हो रही है। अब क्रिया किस में हो रही है, अम्लीय माध्यम में, क्योंकि यह अब क्रिया अम्लीय माध्यम में संपन्न हो रही है तथा दोनों ओर आयनों का आवेश एक समान नहीं है। दोनों ओर आयनों का आवेश जो है वह एक समान नहीं है और अब क्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है। इसलिए बाईं ओर 8H+ जोड़िए जिससे आयनिक आवेश एक समान हो जाए, ठीक है। तो आवेश अगर देखा जाए तो इधर 2 माइनस है और इधर 3 × 2 = 6 अर्थात 8 इधर है, 8 इधर है, और इधर जो है 2 × 3 = 6 है, और आपका 3 × 2 = 6 है। तो 6 और 6+, इधर 0 हो गया, न्यूट्रल हो गया, और इधर जो है आपका 3 × 2 = 6 और 2 8 इधर 8 है, इधर न्यूट्रल है, तो 8 को समाप्त करने के लिए 8+ जोड़ना होगा। तो यहाँ पे 8H+ जोड़ दिया गया ताकि यह भी न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। तो अब क्रिया अम्लीय माध्यम में संपन्न हो रही है, दोनों ओर आयनों का आवेश एक समान नहीं है, इसलिए बाईं ओर हम जो है 8H+ को
जोड़ देते हैं ताकि आयनिक आवेश एक समान हो जाए। अंत में हाइड्रोजन अणुओं की गणना कीजिए। अंत में हाइड्रोजन अणुओं की गणना कीजिए। संतुलित रिडॉक्स अभिक्रिया प्राप्त करने के लिए दाईं ओर उपयुक्त संख्या में जल के अणुओं यानी H2O को जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अणु जो है 8 है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन अणु नहीं है, तो 8 हाइड्रोजन अणु प्राप्त करने के लिए कितना जल जोड़ेंगे? एक जल से 2 हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन कितने मिलेगा? 4 जल से, अर्थात 4H2O जो है दाहिनी तरफ जोड़ेंगे। तो आगे देखें, दाईं ओर उपयुक्त संख्या में जल के अणुओं यानी 4H2O को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इधर देखें आप 4H2O को जोड़ दिए, जिससे हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई। इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब आप देखें समीकरण बैलेंस हुआ कि नहीं, तो आप देख सकते हैं इधर जो है आवेश की संख्या बराबर है, इधर भी आवेश की संख्या बराबर है। ऑक्सीजन देखें तो यहाँ 7 ऑक्सीजन है और यह 3 त्रिका 9, ठीक है। तो 16 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 16 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो यह 3 चौक 12 और 12 और 4 16 ऑक्सीजन इधर भी है। 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 8 हाइड्रोजन है। 3 सल्फर है, इधर भी 3 सल्फर है, ठीक है। तो इस तरह से अब समीकरण जो है बैलेंस हो गया ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा। यह अभिक्रिया किस माध्यम में थी? अम्लीय माध्यम में थी, जिसमें H+ को जोड़ा गया है। अब देखते हैं एक उदाहरण क्षारीय माध्यम में, जिसमें OH- को जोड़ा जाएगा। क्षारीय माध्यम में परमैंगनेट आयन, क्षारीय माध्यम में परमैंगनेट आयन MnO4-। क्षारीय माध्यम में परमैंगनेट आयन ब्रोमाइड आयन से संतुलित आयनिक अभिक्रिया समीकरण लिखिए, ठीक है। क्षारीय माध्यम में परमैंगनेट आयन ब्रोमाइड आयन से संतुलित आयनिक अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, पद 1 समीकरण का ढांचा समीकरण जो होगा वह इस प्रकार होगा, परमैंगनेट आयन MnO4- प्लस ब्रोमाइड आयन Br-, ठीक है, बनेगा आपका MnO2 प्लस BrO3-, ठीक है। तो MnO4- एक्वस प्लस Br- एक्वस एरो MnO2 प्लस BrO3- एक्वस। तो यह अभिक्रिया का ढांचा समीकरण हो गया। अब आते हैं स्टेप 2 में, मैग्नीज और ब्रोमीन, मैग्नीज और Br के ऑक्सीकरण संख्या लिखिए। Mn और Br की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो MnO4- में Mn की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी +7 होगी, Br- में Br की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +4 होगी और BrO3- में Br की ऑक्सीकरण संख्या +5 होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 से +4 हो रही है। Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 से +4 हो रही है। Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 से +4 हो रही है और Br की ऑक्सीकरण संख्या -1 से +5 हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीज जो है ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, +7 से +4 हो रहा है, घट रही है, अर्थात यहाँ पे अपचयन हो रहा है। मैग्नीज जो है वह ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या जो है -1 से बढ़कर +5 हो जा रही है, अर्थात ब्रोमीन का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, अतः यह अपचायक का काम कर रहा है। यह इस बात का सूचक है कि परमैंगनेट आयन जो है ऑक्सीकारक है और ब्रोमाइड आयन जो है अपचायक है। अब आते हैं पद 3 पर, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और कमी की गणना कीजिए और वृद्धि और कमी को एक समान बनाइए, ठीक है। तो +7 से +4 हुआ है, -1 से +5 हुआ है। तो यहाँ पर 7 से 4 हुआ है, अर्थात 3 की जो है कमी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे -1 से +5 हुआ है, अर्थात इसमें वृद्धि हुई है। तो इसको कमी और वृद्धि को सही करने के लिए हम नंबर से गुणा करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर मैग्नीज के सामने 2 का गुणा कर दिया है, ठीक है, जिससे कमी और वृद्धि बराबर हो जाए। क्योंकि अब क्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न हो रही है तथा आयनिक आवेश एक समान नहीं है, इसलिए आयनिक आवेश एक समान बनाने के लिए दाईं ओर हाइड्रोक्सिल आयन को जोड़िए, ठीक है। तो दाईं ओर जो है हम 2 OH- को जोड़ते हैं। तो अब क्रिया निम्न रूप में हो जाएगी, 2MnO4- प्लस Br- एरो 2MnO2 प्लस BrO3- प्लस 2OH-। अंत में, ठीक है, अंत में हाइड्रोजन परमाणु की गणना कीजिए।
अंत में हाइड्रोजन परमाणु की गणना कीजिए तथा बाईं ओर उपयुक्त संख्या में जल अणु यानी H2O को जोड़िए जिससे कि संतुलित रिडॉक्स क्रिया प्राप्त हो जाए। तो अंत में हाइड्रोजन अणुओं को देखकर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अणु है, अर्थात 2 हाइड्रोजन अणु के प्राप्त करने के लिए H2O जोड़ देंगे। तो अंत में आपने H2O को जोड़ दिया दाएं, ठीक है, जोड़ दिया, जिससे जो है बाईं और H2O जुड़ गए और जो है संख्या बराबर हो गई और यह एक आपको संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं 2 मैंगनीज है, इधर भी 2 मैंगनीज है, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन है, इधर भी आप देखें 2 दूनी 4 और 1 ऑक्सीजन। नंबर आप ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पे 2 चौक 8 ऑक्सीजन, 2 चौक 8 और 8 1 9 ऑक्सीजन। तो इधर भी 9 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो 2 दूनी 4 और 4 3 7 और 7 2 9 ऑक्सीजन इधर भी है। ठीक है, 1 ब्रोमीन इधर भी है तो 1 ब्रोमीन इधर भी है। आवेश अगर देखा जाए तो इधर 2 माइनस है और 1 माइनस, 3 माइनस है, तो इधर भी 3 माइनस होना चाहिए, तो 1 माइनस यहाँ पे है और 2 माइनस यहाँ पे है, 3 माइनस यहाँ पर है। तो इस तरह से यह समीकरण क्या है, आपकी बैलेंस है, संतुलित है। आप पढ़ रहे हैं अपचयोपचय अभिक्रियाओं का संतुलन के बारे में। संतुलन की 2 विधि है, आक्सीकरण संख्या विधि और अर्ध अभिक्रिया विधि। तो पहली विधि जो थी आपकी वह आक्सीकरण संख्या विधि थी, जिसके बारे में हमने आपको समझाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अर्ध अभिक्रिया विधि के बारे में समझा जाएगा। थैंक यू।